होप आप लोगों ने जो वेबिनार था जिसके अंदर हमने सिलेबस को डिस्कस किया था या रोड मैप को डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं, एंड उसी के साथ हम लोगों ने देखा था कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा क्या होता है, एनालिटिक्स क्या होता है और इसका आज के टाइम में कितना यूज़ है एंड आने वाले टाइम में भी कितना इसका यूज़ होने वाला है, बिकॉज हम डिजिटली ग्रो करने वाले हैं। जितना हम डिजिटली ग्रो करेंगे यानी कि ऑनलाइन यूज़ करते रहेंगे चीज़ों का, उतना डेटा जनरेट होगा, उतनी इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी और उतना एनालिटिक्स की ज़रूरत आगे आने वाले टाइम में पड़ेगी, लगेगी। ओके, तो हमारी जो डेटा एनालिटिक्स का जैसा कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हमारा जो ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का वो नियर अबाउट 3.5 मंथ रहेगा, जिसके अंदर हम बेसिक टू एडवांस चीज़ें करेंगे और मिनिमम 10 प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स हम एक्सेल पे करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स हम सीक्वल पे करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स हम पावर बीआई में करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट हम पाइथन के अंदर कवर करेंगे। ओके, एंड ट्राई करेंगे कि जितना हो सके उतना रियल टाइम कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझे, जिससे आप लोगों को भी इंटरव्यू के लिए ईजी रहेगा। ओके, तो एक बार जस्ट वॉक थ्रू करते हैं कि हमारे सिलेबस में हम चीज़ें क्या कवर करने वाले हैं, जस्ट हायर लेवल पे, नॉट एकदम डीपर लेवल पे नहीं देखेंगे, जस्ट हाई लेवल पे देखेंगे। सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग की शुरुआत में हम MS एक्सेल से शुरुआत करेंगे। MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये टूल हम इसलिए सीखेंगे कि ये बहुत पावरफुल टूल है, बट ये बहुत अंडररेटेड भी है। लोगों को इसकी पोटेंशियल पता नहीं है कि ये कितना यूज़फुल हो सकता है। एक्सेल के अंदर आप 10 लाख रिकॉर्ड्स ईजिली मैनेज कर सकते हो। ये हम पूरी ट्रेनिंग में कवर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सेल कितना इंपॉर्टेंस है। एक्सेल के अंदर हम विजुअलाइजेशंस बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर देखेंगे। फार्मूलाज देखेंगे कि फार्मूलाज किस तरीके से वर्क करते हैं। टॉप मोस्ट इंटरव्यू के क्वेश्चंस एंड प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। उसके बाद सिक्वल पे काम करेंगे। जब हमारा एक्सेल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम एसक्यूएल पे मूव करेंगे। एसक्यूएल के भी अंदर बहुत बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। एडवांस के जो ऑटोमेशन के कंसेप्ट्स भी होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर आप सिर्फ एक्सेल अच्छे से करते हो, सिर्फ और सिर्फ एक्सेल अच्छे से करते हो, तो मार्केट में आपको एक्सेल के ऊपर भी बहुत सारी जॉब अवेलेबल है। और स्पेशली MIS, मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल के, ये बहुत कॉमनली एंड बहुत नोन जॉब प्रोफाइल है जो सिर्फ और सिर्फ MS एक्सेल के ऊपर मिलती है। तो ये एक आपको अपॉर्चुनिटी देगा सिर्फ अगर आप एक्सेल अच्छे से करते हो तो। उसके बाद अगर आप सीक्वल करते हो, सिर्फ और सिर्फ सीक्वल भी अगर आपने अच्छे से किया, सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन अच्छे से कवर किए, तो आप SQL के बेस पे भी इंटरव्यू दे सकते हो और SQL डेवलपर की भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम पावर BI देखेंगे। और पावर BI का जो हमारा सिलेबस है, जैसे कि मैंने हमारे डेमो में भी बोला था कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हमारा सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस सिलेबस उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अगेन ये भी आप इंडिपेंडेंटली भी पावर BI की ट्रेनिंग कर सकते हो और इंडिपेंडेंटली पावर BI के ऊपर भी काफ़ी सारी मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। करंटली मार्केट में अगर आप देखोगे तो मोर देन 20-30,000 जॉब अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ पावर BI के बेस पे। ये मैं नहीं, अगर आप नौकरी पे जाके जस्ट सर्च करोगे पावर BI जॉब्स तो आपको वहाँ पे नंबर ऑफ काउंट बताएगा कि कितने जॉब्स पावर BI डिपेंडेंट अवेलेबल है। उसके बाद हम पाइथन कवर करेंगे। पाइथन के अंदर हम numpy, pandas, matplotlib और seaborn ये लाइब्रेरीज़ को कवर करेंगे। इसके अंदर भी हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि हमारी ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ रहेगा जिसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क को काम करेंगे। कुछ सिचुएशन सिनेरियोज़ लेंगे और उस सिचुएशन सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंगली हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे यूजिंग परेटो, सिक्स सिग्मा, स्मार्ट फ्रेमवर्क, आइजनहोवर्स लॉ या ITSM अप्रोच के थ्रू हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करेंगे। रिज्यूम, लिंक्डइन प्रोफाइल, नौकरी प्रोफाइल, इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू चेकलिस्ट और मॉक इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो ये हमारा सारा ट्रेनिंग के अंदर चीज़ें कवर होने वाली है। तो इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डेटा। तो हमने हमारे काफ़ी बार डिस्कस किया कि डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन होता है। डेटा मतलब डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स के फॉर्म में, इमेज, ग्राफ्स और सिंबल के फॉर्म में होता है। और कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्राइस है, किसी की एज है, किसी का मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सभी क्या है, किसी ना किसी तरीके का एक तरीके का डेटा है ये भी। ओके,
और आज हम ऑनलाइन या ऐसा भी हम लोग सिर्फ डेटा से घिरे हुए हैं, डेटा हमारे अराउंड है। ओके, तो डेटा मतलब इंफॉर्मेशन होता है, और ब्रॉडर लेवल पे डेटा को डिजिटली दो तरीके से क्वांटिफाई किया जाता है या दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, ऐसा डेटा जो टेक्स्ट बेस्ड है, ऑडियो वीडियो बेस्ड है, इमेज बेस्ड है या कैरेक्टर बेस्ड डेटा है, तो उसको हम क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। ऐसा डेटा जिसके अंदर कैरेक्टर आ जाएगा उसको हम क्वालिटेटिव डेटा बोलेंगे। और ऐसा डेटा जिसके हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब परफॉर्म कर सकते हैं, यानी न्यूमरिक डेटा को हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। ओके, क्वालिटेटिव डेटा मतलब टेक्स्ट डेटा, ऑडियो वीडियो डेटा, उसको हम क्वालिटेटिव डेटा बोलेंगे। और क्वांटिटेटिव डेटा मतलब नंबर बेस्ड डेटा जो रहेगा, जिसके ऊपर हम कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। ओके, उसके बाद डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस, ये दो टर्म आपको काफ़ी फ्रिक्वेंटली दिखेगी, तो इसको कंफ्यूज मत होना। कभी आपको डेटा एनालिटिक्स दिखेगा, कभी आपको डेटा एनालिसिस दिखेगा, और कहीं डेटा एनालिस्ट दिखेगा। तो इनमें डिफरेंस क्या है? डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स सेम होता है। डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस जो है ये सेम होता है। ये एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप डेटा को इंस्पेक्ट करते हो, क्लीन करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, मॉडल करते हो। यानी अगर हम इसको लेमैन भाषा में बोले या एकदम सिंपल वर्ड्स में बोले, तो डेटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप एक रॉ डेटा को एनालाइज करते हो, प्रोसेस करते हो, और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हो जिससे बिजनेस लीडर्स डिसीजन ले सके, उस डेटा को एनालाइज करके डेटा ले सके। तो आप बेसिकली डेटा को क्या कर रहे हो, डेटा एनालिटिक्स के अंदर, प्रोसेस के अंदर क्या कर रहे हो, डेटा को इंस्पेक्ट कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो। अगर अंदर कुछ डर्टी डेटा है तो उसको क्लीन कर रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो और उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आ रहे हो। तो ये प्रोसेस को हम डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो इस सारे, जैसे कि ये सारी चीज़ है, क्लीनिंग है, ट्रांसफॉर्मिंग है, तो उसके लिए अलग अलग टूल्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग मेथड्स का इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे कौन से टूल्स हैं जिसके अंदर डेटा एनालिटिक्स हम परफॉर्म कर सकते हैं? तो जो टॉप टूल है वो ये है, जैसा कि MS एक्सेल है, SQL है, पावर BI है, टैबलू है, क्लिकसेंस है। तो ये टूल्स अवेलेबल है मार्केट में जिनका यूज़ करके आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, डेटा को क्लीन कर सकते हो, डेटा को वेरीफाई, वैलिडेट कर सकते हो और उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आ सकते हो। ओके, तो डेटा एनालिसिस क्लियर है? एक बार ये इतनी डेफिनेशन आप लोग रीड करो। Yes, sir. ओके, तो डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, क्लींजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डेटा विद द गोल ऑफ डिस्कवरिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ओके, मतलब ये जो सारी प्रोसेस हम करते हैं वो डिस्कवर करने के लिए करते हैं कि यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन निकालें और कुछ उसके बेसिस पे हम सपोर्टिंग डिसीजंस ले सके। ओके, तो ये डेटा एनालिटिक्स होता है, डेटा एनालिसिस होता है। और डेटा एनालिस्ट कौन होता है? डेटा एनालिस्ट एक पर्सन होता है जो डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर रहा है। ओके, जैसा हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट एक डॉक्टर होता है ना, और वो हमारे मतलब दांतों को, टीथ को देखता है, तो वो मतलब समझ रहे हो आप कि डेटा एनालिस्ट ये पर्सन है। ओके, जो वो ये प्रोसेस को परफॉर्म करने वाले इंडिविजुअल को या पर्सन को हम क्या बोलेंगे? डेटा एनालिस्ट बोलेंगे। तो डेटा एनालिस्ट पर्सन होता है, डेटा एनालिसिस प्रोसेस होती है। ओके, तो ये चीज़ को क्लियर रखना। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में अब देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पॉपुलर टूल है जो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिससे आप सभी लोग फैमिलियर होंगे कि ये वन ऑफ द टॉप कंपनी है दुनिया के अंदर। ओके, और इसका यूज़ जो MS एक्सेल का यूज़ किया जाता है वो यूज़ फॉर डेटा एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आप डेटा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कर सकते हो, एज वेल एज फॉर क्रिएटिंग चार्ट एंड ग्राफ। मतलब अगर आपको चार्ट, ग्राफ, विजुअलाइजेशंस क्रिएट करना है तो आप एक्सेल के अंदर ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एक्सेल के अंदर हम डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कि स्ट्रक्चर वे से डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं और अंदर कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेल की
जो सबसे बड़ी एक लिमिटेशन है वो ये है कि एक्सेल के अंदर आप एक शीट के अंदर, एक सिंगल शीट के अंदर 1 मिलियन रोज ऑफ डेटा आप क्या कर सकते हो, अंदर स्टोर कर सकते हो। 1 मिलियन मतलब कितना होता है, एनीवन? 10 लाख, करेक्ट। तो 10 लाख मतलब एक्सेल की लिमिटेशन हम क्या बता रहे हैं कि एक्सेल कितना डेटा स्टोर कर सकता है एक शीट के अंदर? 1 मिलियन रोज का डेटा अंदर स्टोर करता है। ओके, तो रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं ना, वो भी एक बार समझ लो कि डेटा हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है कि टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। किस तरीके से होता है? टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, फिर आप मुझे बताना कि जैसा कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ। जस्ट आप क्या करो, मुझे आपका नाम मैं आपका लिख रहा हूँ और आप मुझे बताना कि आपको मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ कि आपको मुझे क्या करना है, आपका नाम और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, इस तरीके से एक डेटा बनाना है। मुझे कहीं रखना है डेटा कि ये स्टूडेंट्स है मेरे पास और ये उनका क्वालिफिकेशन है। तो आप कैसे बनाओगे डेटा को, किस फॉर्मेट में बनाओगे? टेबल फॉर्मेट। टेबल। हम हमेशा क्या कर देते कि इस तरीके से नेम लिख देंगे कि स्टूडेंट का नेम ये है और उनका क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, इस तरीके से लिखेंगे। और बाद में हम क्या करते हैं कि नेम यहाँ पे लिख देंगे कि ये आसिफ है, शाहनवाज है या शादाब है। और क्या करोगे आप, उनके आगे क्या कर देते हो, उनका एजुकेशन लिख देते हो कि ये एजुकेशन ये है। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो रहा है? जैसे लेट सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि MBA किया है इन्होंने BE किया है और इन्होंने MTech किया है। MTech किया है, ऐसा डेटा है। तो ये एक किस तरीके का डेटा, एक तरीके से अगर हम देखेंगे इसको तो ये टेबल तरीके का डेटा है। ये टेबल है, एक टेबल में ये वर्टिकल्स जो होते हैं ये कॉलम्स होते हैं। ये क्या है, ये कॉलम्स है और ये क्या रहेंगे, आपके रोज रहेंगे। समझे? ये कौन सा डेटा है? टेबल फॉर्मेट का डेटा है। ये कौन से फॉर्मेट का डेटा है? टेबल फॉर्मेट का। ये हमारे हेडर्स होते हैं, ये हमारे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल्स हमारे रोज होते हैं। ओके, तो हम हमेशा उस तरीके से डेटा क्या करते हैं, बनाते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं, मैं MX एक्सेल ओपन करता हूँ एक बार फिर से और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इस एक्सेल का यूज़ करते हैं और एक्सेल में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले तो मैं भी जो हमारी ट्रेनिंग में एक्सेल यूज़ करने वाला हूँ वो 2013 का है और मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आप उसको वहाँ से मतलब मैं एक लिंक ड्राइव का दे दूंगा आपको, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, और उसका इंस्टॉलेशन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, नेक्स्ट करके आप उसको इंस्टॉल करोगे। मैं यहाँ पे अभी सिंपली क्या करूँगा, एक्सेल टाइप करूँगा तो मुझे यहाँ पे ऐप के अंदर दिखाएगा कि एक्सेल 2013 है। मैं जस्ट इसको ओपन करूँगा। इसको ओपन करने के बाद ये एक एक्टिवेशन का बताएगा, बिकॉज ये मेरे पास पेड वर्जन नहीं है तो इस वजह से दिखाएगा। मैं बोलूँगा ठीक है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा जस्ट वार्निंग को। ओके, उसके बाद यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स एक्सेल के अंदर बने हुए रहते हैं। जैसे कि एक्सेल के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड भी टेम्पलेट्स है, पिवट टेबल के लिए, फॉर्मूलाज के लिए, या आप अगर कुछ कैलेंडर के ऊपर कुछ काम करना चाहते हो, या आप बजट कैलकुलेट करना चाहते हो, या आप बिलिंग के लिए कुछ बनाना चाहते हो, तो ऐसे बहुत सारे जो है ना यहाँ पे टेम्पलेट अवेलेबल है। आप यहाँ पे भी ऊपर भी देख सकते हो कि पर्सनल टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे ऐसे अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल है, बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल है जिनका तुम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ अगर कैलकुलेशन करना है तुमको तो तुम यहाँ पे कर सकते हो। ओके, चार्ट्स है, कैलेंडर्स है, बजट है, प्लानर है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड भी आपको चार्ट्स दिख रहे हैं। तो आप ये रेडीमेड चार्ट्स का भी यूज़ करके काम कर सकते हो। तो ये हम आगे चल के देखेंगे कि इन रेडीमेड चार्ट्स का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। और ये तो हम 2013 का यूज़ कर रहे हैं। जब आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करोगे तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो हम ये बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम होम बटन पे क्लिक करेंगे और जो ब्लैंक वर्कबुक है, मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम प्लेन वर्कबुक रहेगी हमारी ये, उसको हम ओपन करेंगे। ओके, और प्लेन वर्कबुक ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको विंडो ओपन होगी, दिखाई देगी। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बीच बीच में छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे बॉक्स है।
तो इन छोटे छोटे बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। क्या बोलेंगे इनको हम? सेल। इनको हम बोलते हैं सेल। छोटे छोटे बॉक्स जो रहता है हमारा, ये छोटे छोटे बॉक्स, ये सेल रहता है। इसको क्या बोलेंगे? CELL, सेल। ये सेल रहेगा। और हर सेल का एक एड्रेस रहता है जो हमको यहाँ पे दिखेगा नेम बॉक्स में। और ये जैसा कि अभी मैं यहाँ पे आता हूँ ये वाले, तो इसका एक एड्रेस है। इसका क्या है? एक एड्रेस है। एड्रेस क्या बता रहे हैं यहाँ पे? B2। तो ये B2 कैसा बनेगा? ये इंटरसेक्ट होगा कॉलम एंड रो के ऊपर। तो ये कॉलम B है और ये रो 2 है, तो ये जो है तो क्या है? ये B2 है। अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो ये क्या है? A4 है। ये क्या है? C4 है। समझ रहे हो आप इसको किस तरीके से ये एड्रेस बना रहा है उसका? तो दोनों के कॉम्बिनेशन में बना रहा है, रोज एंड कॉलम के बेसिस पे। क्लियर है? यस। ओके। तो टोटल हमारे पास सेल तो काफ़ी सारे होते हैं, बट अगर आप देखोगे तो कॉलम अगर मैं दिखाऊं आपको, तो कॉलम, लास्ट कॉलम अगर आपको देखना है तो अगर आप देखोगे तो XFZ, अगर आप इसको नंबर में कन्वर्ट करोगे तो नियर अबाउट 16,000 हमारे पास कॉलम है। 16,000 क्या है हमारे पास? कॉलम है। और अगर मैं रो पे जाता हूँ, मैं अगर नीचे जा रहा हूँ सबसे बॉटम पे, तो कितने रोज हैं हमारे पास? रोज का नंबर क्या है? 10,48,576। तो ये कम होता है क्या डेटा? इतना डेटा ये क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। 1 मिलियन से भी ज़्यादा क्या है? ये डेटा को कंटेन कर सकता है एक्सेल आपका। और ये एक एक्सेल के अंदर की ये एक शीट है, ये शीट 1 है। मैं और एक शीट अगर ओपन करूँगा यहाँ, तो और एक शीट के अंदर मुझे सिमिलर कॉलम, सिमिलर रो मिलने वाले। दिख रहे हैं? वैसे n नंबर ऑफ क्या कर सकते हो आप? शीट बना सकते हो। और 10 लाख 10 लाख 10 लाख यानी कि 30 लाख, तो यहीं पे डेटा इतने में बन जाएगा। तो ये छोटा डेटा हो रहा है क्या? 30 लाख या 10 लाख हम बोल रहे हैं तो नो सर। ये अच्छा खासा बड़ा डेटा आप एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो। एक्सेल के अंदर इस डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। तो एक्सेल की ये जो कंप्लीट फाइल रहती है, इसको हम वर्कबुक बोलते हैं। एक्सेल की कंप्लीट फाइल को क्या बोलेंगे हम? वर्कबुक बोलेंगे। वर्कबुक, एक कंप्लीट फाइल को। और वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होता है। क्या होता है? छोटे छोटे वर्कशीट होते हैं। अगर कभी इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज वर्कबुक एंड व्हाट इज वर्कशीट, तो वर्कबुक इज अ कंप्लीट फाइल। कंप्लीट एक्सेल फाइल को हम क्या बोलेंगे? वर्कबुक। एंड वर्कशीट रिसाइड्स इनसाइड द वर्कबुक। तो यानी कि वर्कशीट जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वर्कबुक के अंडर में रहते हैं। ओके। और आप n नंबर ऑफ बना सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने वर्कशीट बनाओगे, आप n नंबर ऑफ बना सकते हो। ओके। आपकी फाइल साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके। तो वर्कबुक यानी कंप्लीट फाइल, और वर्कशीट यानी कि अंदर जो शीट्स होते हैं वो आपकी शीट बोलेंगे। और हमने देखा कि सेल मतलब क्या होता है? जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं, ये छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको क्या बोलेंगे? हम सेल बोलेंगे। और हर सेल का एक एड्रेस होता है जो यहाँ पे आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा, कि ये एड्रेस बॉक्स रहेगा आपका, जहाँ पे आपको उसका एड्रेस दिखाई देगा। और अगर आपने यहाँ पे गए और आपने बोला कि मुझे A10 पे जाना है, और आपने A10 यहाँ पे जाके एंटर मारा, तो आप A10 पे चले जाओगे। अगर आप बोलोगे कि मुझे B2 पे जाना है, तो आप B2 पे चले जाओगे। अगर आपने बोला X90 पे जाना है, तो आप कहाँ पे जाओगे? X90 पे चले जाओगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? नेविगेट कर सकते हो यूजिंग इसका। और एक्सेल में अगर आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी आपने क्लिक किया है, और अगर आप चाहते हो कि आप A1 पे आओ, डायरेक्टली A1 पे आओ, तो आप कंट्रोल होम बटन का दबाना। कौन सा बटन दबाओगे? अब ये क्या होता है, जब आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप नीचे चले जाते हो, बट जब आप फाइल सेव करने का रहता है तो आप क्या करोगे? कंट्रोल होम बटन दबाओगे। तो कंट्रोल होम बटन दबाने से आप हमेशा A1 सेल पे जाओगे। तो ये बहुत हेल्पफुल कमांड है जो मैं भी आपको बोल रहा हूँ। कंट्रोल होम जो कमांड है वो बहुत हेल्पफुल है। अगर आप कहीं पे भी रहते हो और अगर आपको यहाँ पे जाना रहेगा, तो आप क्या दबाओगे? कंट्रोल होम दबाओगे। तो कंट्रोल होम बटन से आप डायरेक्टली यहाँ पे नेविगेट कर लोगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जो आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करोगे। ओके। उसके बाद अब हम देखते हैं कुछ कैलकुलेशंस, कुछ फॉर्मूलाज लगा के देखते हैं। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को एक्सेल के बारे में, टूल के बारे में समझते हैं। जैसे कि जब भी हम कोई नई गाड़ी में बैठ रहे हैं, लेट सपोज आप हमेशा से मारुति की गाड़ी चलाते हो, और अगर लेट सपोज आप अभी वोक्सवैगन के गाड़ी में बैठोगे, तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस रहते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर, इन टर्म्स ऑफ वाइपर, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाते हैं, उसके डायरेक्शंस भी चेंज हो जाते हैं, या गियर सिस्टम भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो आप क्या करते हो? सबसे पहले गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी चलाते नहीं हो, आप पहले देखते हो कि अच्छा गियर कैसे है इसके, इसके इंडिकेटर किधर से चालू होगा, या इधर इसका वाइपर कैसे चालू होगा, या आप
थोड़ा बहुत गाड़ी को एनालाइज करते हो, उसके बाद वो गाड़ी में ड्राइव करते हो, करेक्ट। इसी तरीके से करते हो ना आप, किसी भी नई गाड़ी में बैठोगे चलाने के लिए तो पहले वैसा करते हो। तो उसी तरीके से अभी हम फर्स्ट टाइम ये टूल को देख रहे हैं अगर, तो कुछ टूल्स के बारे में हम समझते कि ये टूल में किस तरीके से क्या ऑप्शन हमको मिलेगा। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला सेक्शंस रहता है इसको हम रिबन बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला इतना सेक्शन है ना, ये वाला यहाँ पे ऊपर वाला जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये रिबन है, जिसके अंदर आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। तो ये रिबन वाला ऑप्शन है आपका, ओके। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जिन ऑप्शन का यूज़ करके आप मतलब कैलकुलेशंस कर सकते हो, डेटा को प्रोसेस कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, जो भी ऑपरेशन करना है वो कर सकते हो। उसके बाद आपको कॉपी पेस्ट के लिए ऑप्शन दिखेंगे, कट के लिए, पेस्ट के लिए ऑप्शन दिखेंगे, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन दिखेगा जो कि बहुत यूज़फुल ऑप्शन है, जो मैं बताऊंगा आपको कि इसका यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फॉन्ट टाइप या चीज़ों को चेंज करना है, बोल्ड करना है, टैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या बॉर्डर देना है, या बैकग्राउंड कलर देना है, या टेक्स्ट कलर देना है, या साइज़ अप डाउन करना है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है। तो हम वन बाय वन इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डेटा बना देते हैं, एक छोटा सा सैम्पल डेटा बनाएंगे एक सिटी का, और उसके बाद उसके ऊपर हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ डेटा बनाता हूँ कि पहले रख देता हूँ सीरियल नंबर है, नेम है, और यहाँ पे रख देता हूँ सिटी रख देता हूँ, और ये सेल्स रखता हूँ। तो इस डेटा को हम आगे चल के यूज़ करेंगे। तो मैं छोटा सा डेटा यहाँ पे बना रहा हूँ और हम लोगों के नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आसिफ, आसिम, शाहनवाज, शादाब और काशिफ, ओके। इस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। लेट सपोज मैं नॉर्मली ये इस तरीके से सिटीज़ दे दूंगा, पुणे, लेट सपोज से ओके। इस तरीके से कि हमने एक सैम्पल डेटा बनाया है यहाँ पे, ओके। तो ये डेटा का कौन सा फॉर्मेट है, टेबल फॉर्मेट डेटा है। ये कौन सा फॉर्मेट डेटा है, टेबल फॉर्मेट डेटा है। इसके अंदर ये रोज, ये कॉलम्स है हमारे, वर्टिकल कॉलम्स है। तो कितने कॉलम्स है हमारे पास टोटल, 4 कॉलम्स है। और रोज कितने हैं हमारे पास, 6 रोज है, इंक्लूडिंग हेडर, ओके, इंक्लूडिंग हेडर है। अगर हमको डेटा का काउंट अगर किसी ने पूछा तो डेटा हमारे पास कितना है, 5 रिकॉर्ड्स है हमारे पास, ओके। रिकॉर्ड्स कितने हैं, 5। ये तो क्योंकि हमारा हेडर है ना, ये हेडर है जस्ट, और ये हमारे क्या है, रिकॉर्ड्स है यहाँ पे। तो ये बेसिक हमने यहाँ पे क्या किया, छोटा सा सेल्स का डेटा बनाया है, ओके। और इसके ऊपर हम थोड़े बहुत कैलकुलेशन अप्लाई करके देखेंगे। उससे पहले कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करके देखते हैं, जैसे कि कॉपी पेस्ट। आपको पता रहेगा कॉपी पेस्ट कट ये किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बोल्ड करना है तो आप ये इसको सेलेक्ट कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहते हो, अभी ये बॉर्डर नहीं है, ये जस्ट सेल का आउटलाइन है। अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो। किस तरफ देने का है, बॉटम पे देना है, टॉप पे देना है, लेफ्ट राइट कहाँ देना है। तो हमको ऑल बॉर्डर देना है, सभी तरफ बॉर्डर देना है। तो सब तरफ ये क्या होगी, बॉर्डर सेट हो जाएगी यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से आप बॉर्डर दे सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है, लेट्स सपोज हेडर के बैकग्राउंड पे कुछ कलर देना है आपको, तो यहाँ कलर दे सकते हो, या इसमें से देख के अगर देना है तो यहाँ से दे सकते हो। टेक्स्ट का कलर अगर आपको देना है तो आप जिसका सेलेक्ट करके टेक्स्ट दोगे, कलर दोगे, वो उसका टेक्स्ट कलर सेलेक्ट होके उसको टेक्स्ट कलर मिल जाएगा, ओके। अगर इनका सेलेक्ट करके अगर आप टेक्स्ट कलर दोगे तो इनको मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस है जिनका आप ये एक बार डाउनलोड करके इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको इसकी साइज़ बढ़ाना घटाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम करना है कम कर सकते हो। यहाँ से साइज़ को और भी मैनेज करना है तो कर सकते हो। यहाँ से अगर फॉन्ट स्टाइल आपका उसको चेंज करना है तो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तुमको इस वाले पैनल में मिल जाएगी, जहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल, उसकी साइज़, बोल्ड, इटैलिक, व्यू या अंडरलाइन, या आप भी देख सकते हो बॉर्डर यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो। बैकग्राउंड देना, अगर किसी का बैकग्राउंड कलर देना है या टेक्स्ट कलर देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, ये वाले देखते हैं अभी। तो ये वाली चीज़ देखोगे तो यहाँ पे अलाइनमेंट है, जैसा कि अभी ये लेफ्ट अलाइन है, डिफ़ॉल्ट कौन सा लाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है, क्योंकि ये टेक्स्ट डेटा है। अगर आप देखोगे एक चीज़ नोटिस करना, नंबर और नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं,
तो नंबर कौन से साइड में है शिफ्ट हुए वाले, हमने तो कोई फॉर्मेटिंग दी नहीं है, अभी अलाइनमेंट दिया नहीं है, बट नंबर कौन से साइड में अलाइन हुए हैं, राइट साइड, राइट में, और नेम कौन से साइड में अलाइन हुए वाले, लेफ्ट में। तो बाय डिफॉल्ट नंबर जो है लेफ्ट में अलाइन होते, राइट में अलाइन होते हैं, और नेम जो है वो लेफ्ट में अलाइन होते हैं। तो अगर हमको इनको चेंज करना है, लेट सपोज मुझे इनको सबको सेंटर में करना है, तो मैं सेंटर कर सकता हूँ यहाँ से, तो सेंटर हो जाएंगे। राइट करना है तो राइट करूँगा, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर दूंगा। बट अगर मुझे इसको ओरिजिनल स्टेट में लेके चले जाना है पहले की जैसे कि नॉर्मल, तो कंट्रोल जेड जो हमारा अंडू का बटन होता है वो दबा देना, कंट्रोल जेड मल्टीपल टाइम, जो ओरिजिनल स्टेट थी वहाँ पे आप चले जाओगे। अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड और रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई होता है, तो इसका यूज़ करके तुम करंट स्टेट या प्रीवियस स्टेट में आप जा सकते हो। ओके, तो ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ओके, अब इसके ऊपर अभी के लिए इतनी फॉर्मेटिंग ठीक है, मैं इतना ही ऑप्शन सेक्शंस तुमको दिखा रहा हूँ। बट चलो मैं ये और 2 सेक्शंस भी तुमको दिखा देता हूँ, रैप टेक्स्ट क्या होता है और मर्ज एंड सेंटर क्या होता है। तो मर्ज एंड सेंटर को मैं पहले दिखा देता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई एक टाइटल देना है और उस टाइटल के लिए मुझे ये 3 की ज़रूरत पड़ने वाली है, 3 सेल की ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये 3 को मुझे एक में कन्वर्ट करना है। तो मैं इनको मर्ज करूँगा, और मर्ज करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा तो तुम देखना ये सेंटर में लिखा जाएगा। ये तीनों मर्ज हो गए और उसका अलाइनमेंट क्या हो गया, सेंटर हो गया, मर्ज एंड सेंटर हो गया। तो तुम यहाँ पे इसको मर्ज करने के लिए इस तरीके से मर्ज होता है, आपके 3 सेल 4 सेल को आप मर्ज कर सकते हो और वो सेंटर अलाइन होता है, तो ये मर्ज हो गया। उसके बाद है हमारे पास रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, दिस इज टेक्स्ट बोल के मैंने लिखा, तो इसको जितनी जगह चाहिए ये उससे बाहर जा रहा है, दिख रहा है आपको, दिस इज अ टेक्स्ट आगे बढ़ गया है, ये टेक्स्ट ज़्यादा है। अगर मैं इसको रैप टेक्स्ट करूंगा तो तुम देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ही उसमें उसको लाने की कोशिश करेगा, दिख रहा है, है ना। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है, जब आपके पास बड़ा टेक्स्ट होता है तो तब उस टाइम पे आप रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हो एक ही सेल में, या तो आप क्या कर सकते हो, मर्ज टेक्स्ट करके उसको 2-3 का बना के दे सकते हो, 2-3 को मर्ज कर सकते हो। ओके, तो ये ऑप्शंस भी हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल होते हैं। और ये ऑप्शन बाकी के हम 1 बाय 1 जब जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे हम इसको देखते चलेंगे, ऑप्शंस को यहाँ के एक्सप्लोर करते चलेंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं और किस तरीके से उनका यूज कर सकते हैं बोलकर हम। ओके, तो फॉर्मूलेस के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो फॉर्मूलेस बेसिकली डिपेंड करते हैं डेटा के ऊपर कि आपका कौन सा डेटा है, और उस डेटा के अकॉर्डिंगली हम ऑपरेशंस वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा नंबर है तो हम नंबर को 2+2 कर सकते हैं, है ना, तो एडिशन कर सकते हैं नंबर्स का, डिवीजन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम नंबर बेस्ड डेटा पे करते हैं। बट अगर टेक्स्ट डेटा का किसी ने बोला तुमको हाई प्लस हेलो ऐसा करके दिखाओ, तो आप कर सकते हो क्या, ये चीज़ पॉसिबल है क्या, टेक्निकली पॉसिबल है क्या ये चीज़, या लॉजिकली पॉसिबल होता है क्या ये चीज़? यस सर। मतलब लॉजिकली हमको कोई बोलेगा नहीं कि हेलो का और हाई का एडिशन करके दो, है ना, इस तरीके से हमको कोई बोलेगा नहीं कि करके दो। बट नंबर का हमको कोई बोल सकता है कि नंबर का एडिशन करके दो। तो हमारे जो फॉर्मूलेज होते हैं या हमारे जो फंक्शंस होते हैं या जो डेटा प्रोसेसिंग होती है वो डिपेंड करती है आपके डेटा के ऊपर। आप डेटा के अकॉर्डिंगली वहाँ पे फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो। तो अभी अगर हम जैसा कि हम कुछ ऑपरेशंस अभी देखेंगे, हम नंबर बेस्ड डेटा को देखेंगे। इसमें से हमारे पास नंबर बेस्ड डेटा कौन कौन सा है, कौन कौन से कॉलम में नंबर बेस्ड डेटा है? एक तो सीरियल नंबर में एंड सेल्स में, ये दोनों में हमारे पास नंबर बेस्ड डेटा है। तो नंबर बेस्ड डेटा पे हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। जैसा कि सबसे पहला ऑपरेशन नंबर बेस्ड डेटा पे अगर हमको करना है तो हम एडिशन का भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं कुछ बेसिक कैलकुलेशंस यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। जैसा कि कोई फॉर्मूला लिखेंगे कैसा, एक्सेल के अंदर हर फॉर्मूले की स्टार्ट इक्वल टू ऑपरेशन से होती है। किससे होती है? इक्वल टू के सिंबल से होती है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2+2, तो अगर मैं एंटर मारूंगा तो देखो यहाँ पे आंसर क्या दिखा रहा है हमको, 4। और इस सेल के अंदर क्या फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमको यहाँ दिखा रहा है, फॉर्मूला बार, ये हमारा फॉर्मूला बार है। तो ये क्या है 2+2, ये फॉर्मूले के अंदर क्या है 2+2 लिखा हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि 20 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 डिवाइडेड बाई 10। अब मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ?
डिवीजन। डिवीजन का, तो देखो आंसर आएगा हमारे पास 2। अगर मैंने यहाँ इक्वल्स टू लिखा 2 मल्टीप्लिकेशन बाय 10, तो देखो 20, मतलब बराबर से आंसर आ रहे हैं ना हमारे, यस सर। है ना। या अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बोलूँगा कि 2 + 3 + 5 + 4, तो क्या आएगा आंसर? 15। श्योर? श्योर हो ना? यस। ओके, देखो 15 आया बराबर से। अब जो मैं लिख रहा हूं इसको ध्यान से देखना। ओके, 2 + 5 है, लेट्स सपोज, मैं इसको इस तरीके से करता हूं, इस तरीके से। क्या है आंसर ये? 27। क्यों आया 27 आंसर? पहले ब्रैकेट सॉल्व किया उसमें। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, तो मतलब ये मैथमेटिक्स का रूल है। क्या है ये रूल का नाम? क्या है जो ये रूल जिस हिसाब से सॉल्व हुआ? बॉड मास। क्या होता है कि कभी भी कोई इक्वेशन रहती है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, उसके बाद ऑर्डर सॉल्व होता है, देन डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है और सब्सट्रैक्शन होता है। तो एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है, हमारा डेटा परफॉर्म होता है ना, तो इसको हम बॉड मास रूल बोलते हैं। तो एक्सेल के अंदर भी ये बॉड मास चलता है। एक्सेल ही नहीं बल्कि आप दुनिया के किसी भी प्रोग्रामिंग में जाओगे तो ये रूल वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। तो कभी अगर आप यहाँ पे इक्वेशन लिखते हो तो इक्वेशन भी आपकी बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंगली ही क्या होती है, सॉल्व होती है। ओके, तो हमने फॉर्मूला बनाया, और फॉर्मूला बनाया कैसा? शुरुआत किससे की हमने? इक्वल टू ऑपरेटर से की। किससे की? इक्वल टू। फिर हमने हमारा डेटा लिखा और हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना था वो ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। ओके, तो अभी तो हम नॉर्मली विदाउट कोई भी फंक्शन यूज़ किए के लिख रहे थे। अब हम कुछ फंक्शंस लिखकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को करेंगे। उससे पहले मैं और एक चीज़ तुमको बताना चाहता हूँ कि सेल रेफरेंसिंग के बारे में, कि आप किसी डेटा को उसकी लोकेशन से कैसा एक्सेस कर सकते हो। जैसा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से आप लोग आपका कंसंट्रेशन इधर स्क्रीन पे रखना और देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने इक्वल टू लिखा है, यहाँ पे D2 लिखा मैंने, तो देखो D2 लिखने के बाद कौन हाईलाइट हो गया? D2 का सेल। D2 का सेल। मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ D3 का सेल, तो कौन हाईलाइट हो गया अभी यहाँ पे? D3 का सेल क्या हो गया? हाईलाइट हो गया। और देखो कलर कोड भी बता रहा है कि ब्लू में ये है और रेड में ये है, और मैं जब इसको इंटर करूंगा तो देखो उसका रिजल्ट दिखा रहा है हमको। ओके, तो ये एक तरीके का सेल रेफरेंसिंग है। आप क्या कर रहे हो, रेफर कर रहे हो डेटा को, D2 के डेटा को क्या कर रहे हो, रेफर कर रहे हो और उसको एडिशन कर रहे हो किसी और सेल के अंदर, तो ये भी पॉसिबल होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा D10 + D11, कोई है क्या D10 और 11 पे? देखो D10 और 11, तो ये आंसर क्या दे रहा है हमको? 0। लेकिन अगर लेट सपोज अब मैंने यहाँ पे 20 लिखा तो देखो वहाँ 20 आ गया। क्यों 20 आया है? क्योंकि 20 प्लस इसको वो 0 कंसीडर कर रहा है। और अगर अब मैंने यहाँ पे 10 लिखा तो वो क्या हो गया? 30। ओके, तो ये दोनों का उसने एडिशन किया, मतलब हमने यहाँ पे रेफर करके रखा है उसको। अगर हम यहाँ पे डेटा चेंज करते हैं, अब जैसे ये 20 की जगह मैंने 40 किया तो देखो उधर डेटा चेंज हुआ। तो ये डायनेमिकली डेटा को कैप्चर कर रहा है, आपके क्या कर रहा है, आपकी सेल का डेटा क्या कर रहा है, डायनेमिकली कैप्चर कर रहा है। क्लियर है ये चीज, समझ में आई? यस। ओके, अब हम क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करके देखेंगे, कुछ नंबर बेस्ड फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले लेट सपोज मुझे पता करना है अगर कि टोटल सेल कितनी हुई है मेरी, मुझे पता करना है टोटल सेल कितनी हुई। क्या पता करना है मुझे? टोटल सेल्स कितनी है हमारी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेक्निकली क्या करना पड़ेगा या लॉजिकली क्या करना पड़ेगा हमको, अगर टोटल सेल पता करना है हमको तो? सबका एडिशन करना पड़ेगा।
सबका एडिशन करना पड़ेगा। तो सबका एडिशन करना है तो हम ऐसा करें क्या कि D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा है ना, लेंदी हो जाएगा ऐसा करना। ये इतने का तो कर दिया उसने, ऐसा और करेंगे तो और दे भी देगा हमको रिजल्ट। बट अगर इस तरीके से जब हमारे पास मल्टीपल रोज में डेटा होता है तो हम डायरेक्टली एक फंक्शन का यूज़ करते हैं जिस फंक्शन का नाम है सम, इक्वल टू सम। और सम के अंदर हम क्या करेंगे, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 पास करेंगे। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये पूरी रेंज को सेलेक्ट करके दे देंगे अंदर, रेंज पूरी, कहाँ से कहाँ तक डेटा सेलेक्ट किया उसने, कहाँ से कहाँ, D2 से D6 तक का डेटा सेलेक्ट किया है। और मैं इसको जस्ट इंटर करता हूँ तो देखो इसने बराबर दिया आंसर हमको। अगर मैं चलो इसको बहुत वेगली सबको सेम कर देता हूँ तो देखो 2 6 7 8 900 आया, बराबर 900 यहाँ पे करेक्ट है। जस्ट हम मैंने कैलकुलेशंस को बराबर से करने के लिए दिखाया था वो। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, टोटल सेल अगर हमको पता करना है तो हमने क्या किया, सिंपली सम फंक्शन का यूज़ किया और हमने क्या किया, पूरी रेंज पास कर दी कि ये डेटा सेलेक्ट करे और ये डेटा को क्या करे, वो उसका एडिशन करके दे। क्लियर है ये चीज़? ओके, ये हमारी टोटल सेल हमको इससे पता चली। लेट सपोज मुझे पता करना है कि मेरी इन डेटा में, इस डेटा में से मिनिमम सेल कौन सी है। मिनिमम सेल कौन सी है, मिनिमम सेल इस डेटा के अंदर, मिनिमम सेल कौन सी है, 100 है, करेक्ट, 100 है, 100। ओके, तो मिनिमम सेल है। तो मिनिमम अगर हमको पता करना है तो हमारे पास एक फंक्शन है मिन बोल के, इक्वल्स टू मिन लिखेंगे और अगेन हम पूरा डेटा पास करेंगे। तो ये हमको क्या करेगा, इस डेटा के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। सिर्फ कौन सी वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू। तो मैंने मिनिमम के अंदर D2 से लेके D6 तक का डेटा सेलेक्ट किया, तो ये इसमें से कौन सी वैल्यू दिया उसने मुझे, 100 वैल्यू जो मिनिमम है। ओके, उसी तरीके से हमारे पास एक मैक्सिमम फंक्शन भी है, मैक्सिमम सेल अगर हमको पता करना है तो मैक्सिमम के लिए हमारे पास मैक्स है, तो मैक्सिमम फंक्शन के लिए मैक्स। तो कौन से मैक्सिमम सेल है इस डेटा में हमारे पास, 400। कौन है, 400। तो देखो 400 आ गया। ओके, अगर मुझे इन वैल्यू का एवरेज पता करना है कि एवरेज कितना है मेरे पास, एवरेज सेल क्या है, एवरेज का मतलब पता है ना आपको। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो कैसा निकालते हैं हम, अगर हम एवरेज निकालना है तो लेट सपोज मेरे पास ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है, इनका मुझे एवरेज निकालना है तीनों का। तो हम कैसा निकालते हैं, इनका एडिशन करते हैं हम और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ नंबर से। तो नंबर ऑफ कितने हैं हमारे पास, 3 है ना। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि कितना हो जाएगा एवरेज, 4। ओके, तो उस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। ओके, तो एवरेज के लिए हमारे पास एवरेज फॉर्मूला है, एवरेज के अंदर ये फॉर्मूला हम पास करेंगे और ये हम क्या करेंगे, पता करेंगे, ये एवरेज है। ओके, तो हमने टोटल सेल पता की, मिनिमम पता किया, मैक्सिमम पता किया, एवरेज पता किया। ओके, अब मुझे जस्ट काउंट करना है कि कितने नंबर्स है मेरे पास, क्या करना है, कितने नंबर्स है, कितना डेटा है मेरे पास। तो उसके वास्ते हमारे पास काउंट फंक्शन भी एक अवेलेबल है, काउंट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट। तो काउंट हमको क्या करेगा, काउंट करके देगा नंबर ऑफ नंबर्स का, कि कितने नंबर्स हैं अंदर। तो कितने नंबर्स हैं अंदर हमारे पास, कितने, 5। ओके, क्लियर है ये चीज, यस। ओके। देखो एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं कि जो एवरेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एवरेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप एनालिटिक्स की दुनिया में आते हो। इसका रीजन क्या है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू तुमको समझाता हूं कि एवरेज क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि अभी से आपको इसकी क्रिटिकलिटी और इसकी आपको इंपॉर्टेंस इसकी पता रहेगी, एवरेज क्या होता है। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज मैंने क्या किया, एक सर्वे रिलीज़ किया जिसके अंदर मैंने कस्टमर्स के फीडबैक लिए। तो ये कस्टमर का नेम, कस्टमर्स है मेरे, ये कस्टमर्स, और ये उन्होंने रेटिंग मुझे दिया है। कस्टमर्स ने मुझे क्या किया, रेटिंग दिया है। तो कस्टमर है, लेट सपोज C1 है, कस्टमर 2 है, कस्टमर 3 है। ये 3 कस्टमर्स मेरे पास अवेलेबल है।
फर्स्ट कस्टमर ने मुझे हम 5 आउट ऑफ रेटिंग दिया, तो 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया, उसने मेरे से बहुत खुश है। सेकंड कस्टमर ने भी मुझे 5 रेटिंग दिया, थर्ड कस्टमर ने भी मुझे 5 दिया, तो मेरी एवरेज रेटिंग क्या हो जाएगी? 5 ही हो जाएगी, है ना, क्योंकि 15 इसका टोटल क्या हो जाएगा 15, और 15 डिवाइडेड बाई ये 3 नंबर है तो 5, तो मतलब 5 रेटिंग है मेरी। रेटिंग एवरेज रेटिंग क्या हो गई मेरी? 5 हो गई, करेक्ट, मतलब गुड है, मतलब अगर मेरे बराबर है ना 5, मतलब एकदम हाईएस्ट है ये, करेक्ट। और 5 क्यों बनी? क्योंकि तीनों की भी रेटिंग अच्छी है। बट लेट सपोज मेरा एक कस्टमर अच्छा रेटिंग दिया, दूसरे ने भी अच्छा दिया, और तीसरे ने मुझे 0 रेट दे दिया। क्या रेट दे दिया? 0। तो अब मेरा एवरेज क्या बनेगा? 5 प्लस क्या बनेगा? अगर हम यहाँ देखेंगे, नीचे देखेंगे अगर, तो एवरेज क्या बन रहा है हमारा? देखो नीचे दिखाता है कितना बन रहा है, कितना ड्रॉप हो गया हमारा एवरेज? 3.33 हो गया हमारा एवरेज। क्यों हुआ समझ में आया? बिकॉज इसने कितनी रेट दिया अपने को? 0 दिया, इस वजह से मेरा जो ओवरऑल रेटिंग है वो कम हो गया। एवरेज क्या करता है मालूम क्या है? एवरेज सब वैल्यू के बेसिस पे आपको रिजल्ट देता है, सबको कंसीडर करके देता है कि ओवरऑल मेरे कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं। कोई अच्छा बोल रहा है तो उनको भी कंसीडर करेगा, जो बुरा बोल रहा है उसको भी कंसीडर करेगा। तो अगर मैंने किसी के भी साथ अगर ख़राब परफॉर्मेंस किया है, ख़राब रेटिंग मेरी जनरेट हो रही है, तो कौन इम्पैक्ट होगा? मेरा एवरेज वैल्यू क्या होगी मेरी? इम्पैक्ट होगी। तो कंपनीज जो है ना, कस्टमर जैसा कि सेटिस्फैक्शन हो गया, कस्टमर फीडबैक हो गया, तो उनकी एवरेज रेटिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अगर देखो इसको 0 देने से मेरी रेटिंग क्या बन गई? 3.3, करेक्ट, 3.3 मेरी रेटिंग बन गई। बट अगर ऐसा होता कि मैं चलो इसको ज़्यादा टाइम देने के बजाय इसको भी खाली 4.5 रेट देता, ये देता, मतलब इसको 4.5 की सर्विस देता और इसको भी 4.5 की सर्विस देता, तो अभी मेरी रेटिंग क्या बन जाती? ओवरऑल मेरा कस्टमर क्या हो जाता? सेटिस्फैक्शन 4.5 हो जाता है। या लेट सपोज इसको मैंने 4.7 दिया, इसको 4.2 दिया और इसको 4.5 दिया, तो अगर अभी भी मैं इसको कंपेयर करूंगा तो क्या हो रही है मेरी? 4.4 हो रही है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सिर्फ एक दो कस्टमर को पूरा ध्यान दे रहा हूं और एक कस्टमर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो इससे अगेन मेरी क्या हो जाएगी? ओवरऑल क्या हो जाएगी? रेटिंग इम्पैक्ट हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप? मतलब आपको सबके साथ अच्छे से अगर आपका बर्ताव है तभी आप समझो, अच्छे से उनके साथ आपका सब रिलेशन है तभी आपका एवरेज हाई रहेगा। और कंपनीज यही चाहती है, कंपनीज ये नहीं चाहती कि आप सिर्फ 2 क्लाइंट पे ध्यान दो और एक क्लाइंट को छोड़ दो। एज ए लीडर आप क्या चाहोगे कि आपका कस्टमर ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहे, कस्टमर का ओवरऑल फीडबैक क्या रहे, आपका अच्छा रहे। समझ रहे हो? तो इस वजह से एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में रहता है। ओके, तो एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरेज सबको कंसिडर करता है, जो अच्छा है वो भी, जो बुरा है वो भी, उसको कंसिडर करके आपको वैल्यू देता है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि एवरेज वैल्यू हमेशा हाईयर साइड पे रहे। ओके, तो अभी हमने देखा सम फंक्शन देखा, यहाँ पे हमने मिनिमम देखा, मैक्सिमम देखा, एवरेज देखा, काउंट देखा, और ये सारे ये फंक्शंस किसके रिलेटेड है? नंबर के रिलेटेड है। अब अगर मुझे डिवीजन करना है, तो डिवीजन अगर मुझे करना है किसी डेटा का, तो मुझे डिवीजन करने के लिए ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि डिवीजन में ऐसा कभी होता नहीं है ना कि हम एक रेंज ऑफ डेटा का, मल्टीपल डेटा का डिवीजन करते हैं क्या? कभी मल्टीपल डेटा का डिवीजन करते हैं कभी? नहीं करते ना। डिवीजन हमेशा 2 नंबर का करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहता है हमारा, ये 2 ही नंबर के साथ करते हैं। ऐसा नहीं कि मल्टीपल नंबर ऊपर है मल्टीपल नीचे, ऐसा नहीं होता है। तो डिवीजन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हम लोगों को। बाय यूजिंग ऑपरेटर, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। ऑपरेटर का यूज़ करके हम इसको क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी हम एक साथ मल्टीपल नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, 2 ही नंबर का करते हैं। तो यहाँ पे भी हम एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करके क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो ये बेसिक नंबर बेस्ड फंक्शंस है जो हमने अभी देखा कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। हमने देखा सम क्या करता है, सम का फॉर्मूला यहाँ लिखा है मैंने, मिनिमम क्या करता है, मैक्सिमम क्या करता है, एवरेज क्या करता है, काउंट क्या करता है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट, एक लास्ट फंक्शन आज के लिए देखते हैं कि प्रोडक्ट फंक्शन। जैसा मैंने बोला कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल नंबर्स पे हम मल्टीप्लिकेशन एट द सेम टाइम अप्लाई नहीं करते,
बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि तुमको ये नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन करने, ये सबके मल्टीप्लिकेशन करने, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ऐसा अगर तुम्हारी सिचुएशन है तो उस टाइम पे तुम प्रोडक्ट यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में ये नंबर पास करोगे। तो प्रोडक्ट क्या करेगा, तुमको उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके देगा, जैसे कि 6 और 6 इंटू 4 यानी 24 आपको रिजल्ट देगा। तो प्रोडक्ट क्या करता है, आपको मल्टीप्लिकेशन करके देगा चीज़ों का। क्लियर है ये चीज़, प्रोडक्ट क्या कर रहा है? यस सर। ओके, तो क्विकली हम समराइज करते कि आज हमने क्या देखा। आज हमने बेसिक डेटा सेट बनाया, समझा कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, इसकी अलाइनमेंट कैसा होती है, यहाँ के कुछ ऑप्शंस को हमने चेक किया। फिर उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस लगा के, फॉर्मूलेज लगा के देखे कि नंबर बेस्ड फॉर्मूलेज कैसे वर्क करते हैं और कौन सी सीक्वेंस या कौन सी प्रायोरिटी में ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जिसको हम बॉडमास रूल बोलते हैं। ये अप्लाई करके देखा हमने। उसके बाद सेल क्या होता है वो देखा, सेल एड्रेस देखा, वर्कबुक एंड वर्कशीट देखा कि वर्कशीट क्या होती है। ओके, और अभी हमने जंप किया है नंबर बेस्ड फार्मूले के। तो अभी हमने जस्ट बेसिक फार्मूलेज देखे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी आगे के फार्मूलेज देखेंगे और टेक्स्ट फार्मूलेज देखेंगे कि टेक्स्ट कौन कौन से फार्मूलेज हैं। फिर डेट टाइम के रिलेटेड कौन से फार्मूलेज है, वो चीज़ों को हम कवर करेंगे। और फिर हम बड़ा डेटा लेंगे, एक बड़े डेटा के ऊपर हम कुछ कैलकुलेशंस, प्रोजेक्ट्स ओरिएंटेड काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, ये सारे नोट्स आपको स्टूडेंट पोर्टल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और आपके पास ये इसको गो थ्रू कर सकते हो ये नोट्स का जो भी यहाँ पे है। ओके, कुछ डाउट है? नो सर। ओके, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ रुकते हैं। आप इंस्टॉल करो और जस्ट वॉक थ्रू करो एक्सेल के अंदर कि किस तरीके से आप डेटा बनाओगे। ये बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करके देखो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो रहेगा आगे का कवर अप करेंगे।